नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। खबर यह है कि एक और झटका चीन को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर हिंद महासागर में लगा, जब भारत और जापान की नौसेनाओं ने एक युद्ध अभ्यास किया और इसकी वजह से भी चीन पूरी तरीके से बौखला गया। चीन ने यह कहने की कोशिश की कि इस तरीके की जो कोशिशें हैं वो जो क्षेत्रीय संतुलन को खराब करने की कोशिशें हैं। दरअसल शुरू से ही चीन का और जापान का एक दुश्मनी रही है। हमेशा से चीन का सीमा विवाद रहता है जापान के साथ में, और जापानी नौसेना हमेशा से तैयारी करती रहती है चीन के हर उस तैयारी का या अतिक्रमण का जवाब देने के लिए। और यही वजह है कि भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, जिसे कि JMSDF कहा जाता है, उसने भारतीय नौसेना के 2 जंगी जहाज़ों के साथ युद्धाभ्यास किया। और इसमें 2 जंगी जहाज़ भारत के थे, 2 जंगी जहाज़ जापान के थे। भारत के अगर जंगी जहाज़ों के नाम की बात करूं मैं, तो इसमें जहाज़ शामिल थे वो थे INS राणा और INS कुलुस। दूसरी तरफ जापान की तरफ से इसमें JS काशिमा और JS शिमायुकी नाम के 2 जंगी जहाज़ शामिल थे। बाकी इसमें जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है नौसेना का, उसकी भी अभ्यास हुआ। तो निश्चित तौर पर इसका जो धमक है वो देखने को मिली चीन में, और चीन ने ये कहा कि हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। इस तरीके से हमें डराने की कोशिश की जा रही है। जापान पहले से ही अमेरिका के इशारों पर चलता है, और भारत जिस तरीके से इस पूरे खेल में आ रहा है वो ठीक नहीं है। भारत को इन सब से बचना चाहिए और अपने देश पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की बातें करने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से। दूसरी तरफ अगर इस नौसैनिक युद्धाभ्यास को अगर देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि में आप गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ है उसको मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जब गलवान घाटी में भारत के 20 वीर जवानों का बलिदान हुआ था तो जापान ने उस पर संवेदनाएं व्यक्त की थी, दुख व्यक्त किया था, जबकि चीन के लिए उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि जापान पूरी तरीके से इस मामले में भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। जैसा कि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इन 20 जवानों के बलिदान को भूल नहीं सकते हैं। ऐसा ही बयान जापान की तरफ से आया था, जो कि सीधे तौर पर गलवान घाटी में LAC के ऊपर जो हो रहा है उसमें अब जापान खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। और यही वजह है अब उसने युद्धाभ्यास करके भी चीन को बता दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जापानी नौसेना भारतीय नौसेना के साथ में चीन को घेरने में पीछे नहीं रहेगी। अब आप इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझिए कि अगर चीन के साथ भारत का तनाव होता है तो इस पूरे के पूरे तनाव में इस बार जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। और ये केवल 2 देशों के बीच का विवाद नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के ये जो 10 देश है ये भी पूरी तरीके से चीन से अपना बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। बदला चुकाने के लिए जापान भी तैयार बैठा है। दक्षिण कोरिया भी काफ़ी दिनों से चीन से अपना हिसाब चुकता कर लेना चाहता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए या सुदूर के देशों की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं चीन के साथ अपना हिसाब जो पुराना बाकी है उसको करने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि चीन को लगता है कि अगर उसने गलवान घाटी या फिर जो दौलत बेग ओल्डी लद्दाख का पूरा जो इलाका है वहाँ पर कोई भी हरकत की तो उसका जवाब इस बार उसको कई मोर्चों पर देना पड़ेगा। और ये केवल 2 देशों के बीच तनाव नहीं होगा, इसमें साउथ ईस्ट एशिया के जापान जैसे देश भी आएंगे और 10 छोटे मोटे देश भी आएंगे। तो कई मोर्चों पर चीन को उलझना पड़ेगा, जिसका खामियाजा चीन को अंततः भुगतना होगा, जिसका अंत ये हो सकता है कि चीन कई चिंदियों में बिखर जाएगा। और ऐसा देश जिसे आज चीन के तौर पर जाना जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी कहा जाता है, वो बिखर कर छोटी छोटी चिंदियों में तमाम छोटे छोटे देशों में बट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के असंतोष अब चीन के अंदर पनपने लगे हैं, और जिस तरीके का जब गलवान घाटी में मौत हुई थी 53 सैनिकों की, जिसको कभी 43 भी कहा जाता है, चीन की तरफ से एक कमांडर भी मरा था, तब भी चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बात का विरोध हुआ था। और ये कहा गया था कि जिस तरीके से भारत में अपने सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, उनको गर्व के साथ उनका सम्मानित करके जनता के बीच लाया जा रहा है, उस तरीके से चीन में नहीं हुआ। चीन अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करता है। इसको लेकर चीनी सरकार ने विदेशी अखबारों, विदेशी सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और लोगों को सलाह दी थी कि वो किसी भी विदेशी सोर्स से आने वाले सूचना पर विश्वास न करें। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया में
चीन के 45 से 50 सैनिकों के मारे जाने और एक कमांडर के मारे जाने की खबर है, उसकी हम पुष्टि नहीं करते और चीन के लोगों को चाहिए कि वो इस बात को न माने। लेकिन चीन कितना छुपाएगा और कब तक छुपाएगा, ये भी अब उसको समझ में आने लगा है। भारत एक मजबूत देश है, इसको चीन पहले स्वीकार कर चुका है। जापान से भी चीन टकराना नहीं चाहता है, लेकिन अब जिस तरीके से 10 छोटे छोटे देशों के संगठन आसियान ने चीन को खुले तौर पर कह दिया है कि अब उसको समुद्री सीमाओं के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के उस 1982 के समझौते को मानना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए और इसके अलावा उसे एक तरफा तौर पर ये सब डिसाइड करने का अधिकार नहीं है, जिससे बचने की जरूरत है। सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला सामने आया, वियतनाम के प्रधानमंत्री योगेन जुआन फुक और इसमें फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो की अहम भूमिका है और उन्होंने खुले तौर पर इस पर चेतावनी दी है, क्योंकि जो ज़्यादा सीमाओं का दिक्कत जिन देशों को आ रही है उसमें वियतनाम है और दूसरा फिलीपींस है। इसके अलावा ब्रुनेई और लाओस की सीमाओं को भी चीन ने, उनके जो द्वीप हैं, उनके जो छोटे छोटे टापू हैं, उनके ऊपर चीन ने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं और इन सैन्य ठिकानों में कई जगह तो उसने एयर स्ट्रिप भी बना लिए हैं, जहां से वो अपने हवाई जहाज़ों को भी उड़ा सकता है। ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जापान में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकाने हैं, जापान के तमाम द्वीपों पर ऐसे ठिकाने हैं, एशियान के तमाम देशों में भी अमेरिका के बहुत सारे ठिकाने हैं। उसका जवाब देने के लिए चीन इन छोटे देशों की ज़मीनों को, इनके टापुओं को निशाना बना रहा है, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके लिए ये संगठन खुलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ भारत और जापान की नौसेनाएं भी अब पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ है। अमेरिका पहले से भारत के साथ है। ऐसी स्थिति में अब चीन के आगे पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आसियान देशों के समूह ने स्पष्ट तौर पर चीन को चेतावनी दे दी है और कहा है कि चीन जिस तरीके से अपनी सीमाओं का सीमांकन कर रहा है, उसके बजाय अब उसको अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 1982 में हुआ था, समुद्री सीमाओं को लेकर, सीमांकन को लेकर, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को लेकर और सीमा निर्धारण को लेकर, उसको मानना चाहिए। किसी भी हालत में किसी भी देश को एक तरफा तौर पर अब इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ये वर्चुअल सम्मेलन था जो कि वियतनाम में हुआ और वियतनाम के प्रधानमंत्री युगयेन जुआन फुक ने ये कहा है कि चीन जिस तरीके से वैश्विक संकट के दौरान राष्ट्रीय कानूनों और परंपराओं को चुनौती दे रहा है, उसके लिए दक्षिण चीन सागर के देशों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक माहौल को खराब करने का प्रयास भी चीन के द्वारा किया जा रहा है। उनका साथ देते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे ने कहा कि इस समय जब सारा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो कुछ देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और हम अनुरोध करते हैं कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। ये दरअसल दक्षिण चीन सागर में ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही है वो है वियतनाम और जो दूसरा फिलीपींस है, उसके अलावा लाओस है और उसके अलावा ब्रुनेई को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि चीन ने इन्हीं की ज़मीनों पर अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं। कई टापुओं को उसने दबा लिया है, वहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने बना लिया और इसीलिए अब पहली बार आसियान देशों ने, जिसमें 10 सदस्य देश हैं और 2 इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर हैं। अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों का ये संगठन है, जिसको कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का संगठन बोला जाता है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 2 ऑब्जर्वर भी हैं, एक पापुआ न्यू गिनी है और तिमूर लेस्ट है इसमें। तो सीधे तौर पर अब इन 12 देशों की तरफ से चीन को स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि चीन इस तरीके से अतिक्रमणवादी, विस्तारवादी नीतियां अपनाए हुए है और उससे जो सदस्य देश हैं उनके जलमार्गों को नुकसान हो रहा है। चीन बार बार इस तरीके की हरकतें करके जिससे शांतिपूर्ण देशों को परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की ये विस्तारवादी नीतियां शुरू से ही रही हैं। दरअसल चीन हमेशा से दक्षिण चीन सागर में अपनी सीमाओं को बढ़ाने की कोशिशों में रहता है और जिसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है वियतनाम को। और वियतनाम के अलावा इस तरीके से ताइवान के भी क्षेत्रों पे, हालांकि ताइवान इस संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन ताइवान की भी जो समुद्री सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण चीन करता हुआ हमेशा देखा गया है। इसको लेकर चीन अपनी सफाई देता है और वो ये कहता है कि ताइवान उसका अपना हिस्सा है
और इसलिए वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जहाँ तक वियतनाम, लाओस जैसे देशों की बात है या फिर ब्रुनेई और फिलीपींस की सीमाओं और उनके जो द्वीपों की बात है, तो चीन उन पर बार बार ये कहता है कि ये समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कभी कभी कहता है कि ये उसका अधिकार क्षेत्र है, जिसकी वजह से फिलीपींस और वियतनाम, ब्रुनेई और लाओस ये खुलकर अब सामने आएगा और उनका साथ दिया है। बाकी के जो 6 अन्य देश हैं उसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर भी अब इसके साथ हैं। और अगर बात की जाए तो इसी कड़ी में ऊपर जाके जापान आता है और जापान भी चीन की इस नीतियों का विरोध करता रहा है, दक्षिण कोरिया भी विरोध करता रहा है। तो सीधे तौर पर अब चीन के खिलाफ तमाम देश सामने खड़े होते हुए, हिम्मत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी जो ताकत लगा दी है चीन के खिलाफ और दक्षिण चीन सागर के जो तमाम देश हैं इनको अमेरिका भी समर्थन करता हुआ दिख रहा है। और अमेरिका के समर्थन के बाद अब ये देश भी खुलकर चीन के सामने बोलने लगे हैं और चीन को याद दिलाने लगे हैं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। 1982 की संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समझौता है उसके तहत ही समुद्री जो सीमाएं हैं उनका परिसीमन और उनको जो सीमांकन है या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र जो घोषित किए जाते हैं उसके आधार पर ही चीन को उनको मानना चाहिए और एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी राष्ट्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कड़े शब्दों में ये जो एक चेतावनी दी गई है चीन को, चीन इसको पहले से ही देख रहा था, समझ रहा था और इसी वजह से बार बार चीन की तरफ से बयान आते थे कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनको अमेरिका बरगलाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।